बेटा बचपन में पोलियो का शिकार हो गया। फिजिकली चैलेंज बेटे को पिता बुनकरी के काम सिखाने लगे। सोच ये थी कि ये कुछ भी करके बस अपना खर्चा निकाल ले, बेटे को भूखा सोना ना पड़े। लेकिन बेटे के जहन में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी, क्योंकि वो तो सपने बुन रहा था आसमान छूने का। फिजिकली चैलेंज्ड होने के कारण को वो उदासीनता को खुद को घेरने का कारण नहीं बनाया। उसने अपनी एबिलिटी पर डिसएबिलिटी को कभी हावी होने नहीं दिया। उसने उड़ान भरी और इतनी ऊंची उड़ान भरी कि आज हर कोई उसके जज्बे के आगे नतमस्तक है। आज उन्हीं के जज्बे को सलाम करने के लिए हमने अपने शो ख्वाहिशों की उड़ान में उनको आमंत्रित किया है। मिलिए मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया एंड द 6th टाइम पैरा पावर लिफ्टर नेशनल चैंपियन गुलफाम अहमद से। गुलफाम, स्वागत है आपका ख्वाहिशों की उड़ान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बड़े शब्दों का मेरे लिए इस्तेमाल किया, शुक्रिया बहुत बहुत। शुरुआत हम यही करेंगे क्योंकि हमने अपना इंट्रोडक्शन भी आपके बचपन से शुरू किया, तो हम चाहेंगे कि आप हमें अपने बचपन के बारे में ज़रा बताएं। बिल्कुल। मैं क्या, किसी भी फैमिली में जब भी कोई हम भारत में रहते हैं, इंडियन हैं, तो एक बेटा जब होता है तो हर फैमिली के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि एक जो है एक अर्निंग सोर्स अगर कहा जाए कि हमारे घर में एक कमाने वाला पैदा हो गया और एक वारिस हमारे वंश को और बढ़ाने वाला पैदा हो गया है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर होती है, अगर उसमें कुछ कमियां आ जाएं तो फिर इंसान निराश हो जाता है ना। जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदें और उसमें एक्सीडेंट होके ख़राब हो जाए तो ऐसा लगता है ना कि यार ये दिल सा टूट गया। तो जब मुझे पोलियो हुआ तो 1 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया, तो जो खुशियाँ थी कि बेटा है और कुछ बनेगा, तो वो खुशियाँ जो है वो थोड़ा सा मायूसी में बदल गई कि अब ये फिजिकल चैलेंज हो गया है, डिसेबल्ड हो गया है, अब इसका ज़िंदगी कैसे कटेगी ना, कि इसको तो हमेशा ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए, ये काम कैसे करेगा, ये अपनी ज़िंदगी कैसे पालेगा, कारोबार क्या करेगा, कैसे अपना पेट पालेगा। तो ये मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से ज़िले बिजनौर में मेरा जन्म हुआ था और फैमिली में मेरे कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और उस टाइम पे 90s का दशक था, तो पोलियो टीके वगैरह अवेयरनेस नहीं थी और फैमिली भी एजुकेट नहीं थी, तो पता भी नहीं था। देन मेरे को जब पोलियो हो गया तो बहुत सारे देसी नुस्खे किए गए कि ये ठीक हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कोशिशें की। किसी की भी माँ उस बच्चे को अच्छा करने के लिए क्या नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल फेस किया। 2-2 दिन तक वो मुझे लेकर बाहर रहती थी, रोडों पे ट्रैवल करती थी जगह जगह। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, लेकिन कहते ना ऊपर वाले का कुछ रचेता जो है उसने कुछ और ही सोचा था। तो 1 साल का था जब हम दिल्ली आ गए मेरे इलाज के लिए। मेरे फादर जो है दिल्ली में टेलर का काम करते थे, सिलाई का, तो वो इस वजह से मेरे को भी दिल्ली ले आए कि दिल्ली इलाज कराएंगे तो शायद ठीक हो जाए। फिर वो दिल्ली में ही रह के हम एक किराए के मकान पे रहते थे और जगह जगह मुझे इलाज के लिए ले जाया जाता था, कोई भी कुछ भी बता दे तो। और मैं जब 3-4 साल का हो गया तो उस टाइम तक मेरी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा गया, जैसा कि सोचना चाहिए था कि चाहे भले में फिजिकल चैलेंज हो लेकिन मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा जाता, ऐसा नहीं सोचा गया। तो क्योंकि मेरी फैमिली को पढ़ाई की वैल्यू का पता नहीं था, क्योंकि वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी गलती नहीं थी जी। तो जैसे समाज से हम आते हैं वैसे ही हमारी विचारधारा होती है। तो उन्होंने कोशिश की, हमारी सिलाई की फैक्ट्री थी, तो कि मैं भी सिलाई का काम सीखूँ और ऐसा कुछ करूँ। तो ये मेरी बचपन की जर्नी थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं हैंडीकैप हूँ। मैं तो अपना दोस्तों के साथ खेलना कूदना, कंचे गुल्ली, जैसे एक बच्चे का दिमाग होता है कि संपूर्ण हूँ मैं, वो बच्चे में कोई कमी नहीं होती। हम अपना बचपन कोई भी उठाकर देख लीजिए तो वहां पर आप देखेंगे, अभी आप मोटे काले पतले हो सकते हो, बचपन में आप हीरो थे। तो वो मैं भी अपने बचपन में अपना एक लाइफ का, जिंदगी का हीरो था जी। तो फिर ये जैसे आप बोल रहे हैं कि एक छोटा जब बच्चा होता है तो वो अपने आप को पूर्ण पाता है, लेकिन कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो जब आपको किसी की कोई बात कही हुई चुभ गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, ये लोग मुझे दूसरे नज़रिए से देखते हैं?
ऐसी एक बात नहीं, ऐसी सैकड़ों बात मैंने अपने बचपन में, जैसे जैसे जब मैं समझदार हुआ तब पता लगी। बचपन में नहीं पता लगती कौन मुझे विकलांग बोल रहा है, कौन बेचारा बोल रहा है, हमें नहीं पता लगता, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। जब आप समझदार होते हैं, 6-7 साल की उम्र में आते हैं, तो गली के जो ओल्डर अंकल होते हैं ना वो, तो वो देखकर हमें बड़ा अजीब सा रिएक्ट करते थे कि छी और एक बेचारा सा भाव भी हाँ, मतलब पुराने जन्मों का पाप है क्या है। तो मैं सोचता था अंकल जी मेरा पुराने जन्म से आपका क्या कांटेक्ट है उस टाइम पे कौन सा कनेक्शन था आपसे मेरा, तो मैंने कौन सी भैंस चुरा ली आपकी पिछले जन्म में जो अभी आप मेरे को इस तरह से ट्रीट करते हो। तो खैर एक पॉजिटिव इंसान कभी भी नेगेटिव चीज़ों को अपने से नहीं जुड़ने देता, तो मैं भी उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में नहीं, तवज्जो नहीं देता था। मैं मेरी पढ़ाई के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा था। मेरा काम होता था आधे टाइम फैक्ट्री में, घर में जो फैक्ट्री थी उसमें ही काम करना, और खाली टाइम में गुल्ली डंडा जैसे टाइम मिलता था बच्चों के साथ खेलना। मैं क्रॉलिंग करता था तो मेरे मतलब कपड़े गंदे होते थे, फटे होते थे। और उस टाइम पे एक बड़ा खूबसूरत मोमेंट होता था मेरी लाइफ में, वो मेरी गली के जस्ट बाहर एक प्राइवेट स्कूल था। और उस स्कूल का प्लेग्राउंड का एक दरवाज़ा था बड़ा सा, और वो दरवाज़ा थोड़ा सा साइड से टूटा हुआ था कहीं कोने में से। तो मैं क्या करता था, जब भी ब्रेक टाइम होता था तो मैं उस सीढ़ियों पे जाके बैठ जाता था। डेली मेरा रूटीन था, मैं चाहे फैक्ट्री से काम बहाना मार के भाग कर आऊँ या गुल्ली डंडा खेल लें तो वो दोस्तों को छोड़ देता था। बट वो जो टाइम होता था ना मेरा, कि 10:30 बजे ब्रेक टाइम होता था स्कूल का, वहाँ मैं उस गेट के पास बैठता था। और उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? वही 7-8 साल। अच्छा। मैं स्कूल में तब तक आप स्कूल नहीं गया था। तो मैं वहाँ से बच्चों को देखता था अंदर, उनका जब वो रेस्ट टाइम होता था तो वो खेल कूद करते थे, स्कूल की ड्रेस में होते थे, और अपना वही जो भी टॉफ़ी चॉकलेट या लंच जो लाते थे वो घर से वो खाते थे। वो जो ड्रेस पहन के जो वो लगते थे ना एक जैसे सब, वो मुझे बड़ा एक्साइटेड करते थे। मतलब मैं उनसे बड़ा बहुत इंस्पायर होता था कि हाँ, और मैं वहाँ जाके बैठा रहता था। मुझे भी इनमें से एक होना है, ऐसी हाँ, आस ऐसा होती होगी। तो मैं क्यों नहीं हूँ अंदर, एक अंदर चुभन होती थी कि शायद मेरी डिसेबिलिटी की वजह से, और मैं किसी से कह भी नहीं सकता था कि मैं कहूँगा तो पता नहीं कौन मुझे, फिर अगर मैं कह दूंगा तो मैं डिसेबल्ड हो जाऊंगा, मैं कहूँगा नहीं, बस मैं देख रहा हूँ तो मैं खुश हो रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था। तो ऐसा ही कुछ करते हुए क्या हुआ, वो वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया, नोटिस कर लिया होगा उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो वो मैडम अंदर लेकर गए और उन्होंने मुझे पानी पिलाया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, तो लगा कि हाँ डांटने वाली तो नहीं है। मुझे लगा था कि डांटेंगे शायद, तो माफ़ी मांग लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या देख रहे थे अंदर। जब मैं कंफर्टेबल हो गया तो बड़े एक्साइटेड हो गए, बस एक ही बात कही कि आंटी जी मेरे को भी अंदर आना है, स्कूल जाना है। मुझे नहीं पढ़ाई का शौक था, क्या था आई डोंट नो, बट बस उनमें से एक होना था। मुझे वो अच्छा बनना था। मैं गली डंडे में ना, मेरे कपड़े गंदे होते थे, नालियों में हाथ डाल के कंचे निकालना, ये सब मुझे वो गंदा लगता था। बचपन में आप करते जरूर हो, बट मुझे गंदा लगता था। मैं सोचता था कभी तो मैं स्कूल जाऊंगा, क्योंकि वो साफ सुथरे ड्रेस में बच्चों को देखना, एक डिसिप्लिन के तहत उनका जाना, वो एक्साइट करता होगा आपको। इससे कुछ साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, मतलब मैंने जब उम्मीद छोड़ दी थी एक तरह से, कि मेरी माँ मेरे को बाजार लेकर गई गोद में लेकर, और मेरे को गोद में ही लिए जाया जाता था कहीं जाते थे, तो बाजार से सब बच्चे खिलौने या कुछ लाते हैं, तो मैं स्कूल बैग लेकर आया था। अच्छा। और उस साल उस बैग के साथ मेरे भाई का एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो वो बैग भी मुझे नहीं मिला, स्कूल भी नहीं मिला, तो वो पूरे साल में बस बाहर से देखता था। तो क्या मतलब कोई ऐसा वक्त आया जब आपको स्कूल में एडमिशन मिला, या फिर आप वो जो प्रिंसिपल ने जब मुझे देखा तो उन्होंने जब सुना कि मैं अभी अंदर आना चाहता हूँ, वो प्राइवेट स्कूल था और मेरी फैमिली फाइनेंशियली इतना शायद नहीं थी तो कि वो मेरा स्टडी अफोर्ड करती, तो उन्होंने कुछ फीस में कम करके और फैमिली से बात करके मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं नर्सरी क्लास में, सबसे तीसरी चौथी क्लास वालों के एज में मैं नर्सरी क्लास में था। तो मतलब ये आपके एजुकेशन की कहानी थी। हाँ। अब आते हैं आपके पावर लिफ्टिंग पे। आपके जहन में कब ये ख्याल आया कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, और सबसे पहले आपका साथ इसमें किसने दिया? पावर लिफ्टिंग मुझे नहीं पता था कि मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है। मैं जब
सातवीं आठवीं क्लास में आया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरे पास एक ट्राईसाइकिल आ गई चलाने वाली, तो मैं आना जाना इजीली उससे कर लेता था। तो जब ट्राईसाइकिल मेरे पास आ गई तो मैंने जिम जाना शुरू किया। तो मूवी देखते थे तो सलमान खान मेरे फेवरेट थे शुरू से ही, तो उनकी जैसी बॉडी बनाना, बस ये था कि जिम जाके बॉडी बनानी है, कि यार मैं पैरों से खड़ा होके नहीं चल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बॉडी बनाऊंगा तो मेरी अपर बॉडी तो एटलीस्ट जो मेरे पास है मैं उस पर काम करूँ। भले ठीक है मैं अच्छे जूते नहीं पहन सकता, ठीक है मेरी पैंट घुटनों से फट जाती है, लेकिन मेरी शर्ट तो ठीक रहती है, मेरी टी शर्ट तो ठीक रहती है, तो मैं बॉडी बनाऊंगा। तो मैंने जिम गया और मैंने कुछ ही महीनों में, क्योंकि मैं सारे काम हाथ से करता था, चलना उठना बैठना, तो मेरे मसल जल्दी डेवलप हो गए और एक अच्छा फ्रेम मेरा बिल्ड हो गया। सातवीं आठवीं क्लास में ही बन गया। मतलब स्कूल में मैं एक बॉडी बिल्डर टाइप का लगता था। तो ऐसे ही उस टाइम पे छोटे छोटे प्रोग्राम किसी एनजीओ के होते थे, तो मैं किसी एनजीओ के प्रोग्राम में था, वहाँ पर मुलाकात हुई धवन सर से, पावर लिफ्टर कोच हैं इंटरनेशनल, भूपेंद्र धवन सर, अर्जुन अवॉर्डी हैं वो, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, सॉरी वो द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। और तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे पैरालंपिक कोई गेम होते हैं और उसमें जो है फिजिकल चैलेंज के लिए पावर लिफ्टिंग गेम है, क्योंकि उन्होंने मेरी मसल्स देखे थे। मैं तो जिम नॉर्मली जाता था फिट रहने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। वहां से उन्होंने जब मुझे गाइड किया तो मैं उनके जिम गया। यार पावर लिफ्टिंग, मैंने सर से पूछा कि क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि नेशनल में मेडल आता है। तो मेडल आना तो एक मेरे लिए बड़ी चीज़ थी कि मैं जब 11वीं क्लास में था मैं, और घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप नहीं हुई, सिर्फ ट्रायल हुआ और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। नेशनल के लिए मेरी एंट्री चली गई और मैंने कभी दिल्ली से बाहर ट्रेवल ही नहीं किया था, दिल्ली की डीटीसी बस में भी नहीं किया था कभी। और वहाँ से पता लगा कि सुबह 8 बजे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन थी, संपर्क क्रांति ऐसे कुछ करके, कि उसमें जाना है, बस इतना पता था। ट्रेन नंबर पता था और रेलवे स्टेशन का नाम पता था। सर ने बता दिया था 1 हफ्ते पहले कि हमने आपका नाम भेज दिया और आपको वहाँ नागपुर में जाना है। अब फैमिली को कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट था। फैमिली तो लाइक के ना कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अब पढ़ाई तो जो ठीक मिल है, गया उससे हाँ उसमें आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि पढ़ लिख के कोई जॉब लग जाएगी। मतलब उनका मकसद वही था पढ़ा के भी कि ये अपना पेट पाल ले, सिलाई से नहीं तो चलो पढ़ाई से। तो मुझे लेकिन कुछ बनना था कि यार अगर मेडल जीत जाता हूँ तो मैं बेचारा तो नहीं कहलाऊंगा, है ना। पढ़ते तो सब बच्चे हैं लेकिन मेडल सब नहीं जीतते ना। तो घर से निकले एक्स्ट्रा क्लास का बोल के मॉर्निंग में 6 बजे, और स्कूल के बैग में से किताबें निकाली, कॉस्ट्यूम रखा और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फिर मैं जब गया नागपुर, तो नागपुर जाके पता लगा कि, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ें देखी नहीं थी, स्टेज पे कैसे वेट उठाते हैं, टेक्निक अलग होती है। हम नॉर्मली जिम में वर्कआउट करते थे, पावर लिफ्टिंग की एक सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। क्या टेक्निक, एक कमांड आपको सुननी है, फिर आपको उठाना है। तो वो एक फोरम में जैसे कंटेक्ट होता है उस तरीके से नहीं हुआ। नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था पूरा, मुझे नहीं पता था कि मेरा मेडल भी आएगा। मैं बस ये सोच लिया था कि जो करना है अपना बेस्ट करना है यहाँ पे, आज मुझे सीख कर जाना है। जीतना तो अगर मैं सीख अच्छे से गया तो अपने आप जीत जाऊंगा। तो मेरे बॉडी वेट कैटेगरी में करीब 30-40 लड़के थे, तो उन सबका नंबर चल रहा था धीरे धीरे। एंड दे वर ऑल पैरा एथलीट, सब लोग अलग अलग स्टेट से थे और उनमें से काफी लोग ऐसे थे जो प्रोफेशनल थे। तो बस मैं उनको देख रहा था कि वो कैसे कर रहे हैं। मेरा वो 20-25 मिनट का जो लर्निंग था वही था, और उस लर्निंग में मैंने जो टेक्निक थी सब कुछ वहीं कैच कर लिया। अच्छा। और मैंने उस टाइम पे बॉडी वेट मेरा 37-34 kg था अराउंड ऐसे ही। तो सबसे कम बॉडी वेट वाला बच्चा था मैं वहाँ पे। और वो कैटेगरी कौन सी थी? 49 कैटेगरी। ओके, 49 कैटेगरी। अंडर 49 में मैं 37 kg का था कुल। तो मैंने वहाँ पे लिफ्ट किया था 85 kg जी, जो मेरा पास हुआ था लिफ्ट। और मेरा उस पे मुझे जब मेडल सेरेमनी हो रहा था तो आई वाज के मेरा तो कुछ है ही नहीं। मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं जूनियर में हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में था, मेरी एज कम थी, तो जूनियर कैटेगरी में था। और जब मेडल अनाउंसमेंट हुआ तो फिर जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल एकदम से अनाउंस हो गया, गुलफाम अहमद। तो आई वाज शॉक कि ये मैं था। चमत्कार हो गया। तो वो जो नेशनल पावर लिफ्टर का जो टाइटल था वो मैंने फिर
8 नवंबर 28 नवंबर को मैंने जीता। और प्रिसाइजली आपको वो दिन और तारीख वो सब वो मेरा कुछ लाइफ याद है। चेंजिंग डे था कि मैं डिसेबल्ड से नेशनल पावर लिफ्टर बन गया था। एंड एक ऐसा शख्स जो अब अपने स्टेट का भी नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप वापस आए लोगों का रिएक्शन क्या था? तो मेरा एक दोस्त था, हरियाणा से था, उसका सिल्वर मेडल आया था और वो मेरे साथ नागपुर से दिल्ली तक आया था। उसने घर पे जब बताया था तो उसके घर पे ढोल बज रहे थे और उसके स्वागत के लिए इंतज़ाम किया जा रहा था। जैसे वो हरियाणा पहुंचेगा तो एक उसके खानदान परिवार के लोग उसका स्वागत करेंगे। और जब मैंने घर पे बताया फ़ोन करके कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया ऐसे ऐसे, तो उन्होंने पूछा कि कुछ पैसे भी मिले? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर कोई मुझे लेने नहीं आया और चुपचाप अपना ऑटो किए और घर चले गए। और तो दोबारा आगे की जर्नी शुरू कर ली, क्योंकि मुझे मालूम था कि घर वालों को भले से इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम था कि इसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत है। जी बिल्कुल। और जैसा जो आपने वाकया बताया, ये एक त्रासदी के रूप में है कि एक सफलता का जो पैमाना है सबके लिए, अधिकतर लोगों के लिए इस देश में वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है। अगर आपके पास अमाउंट आ रहा है तो आप सक्सेसफुल है। लेकिन आपने अपनी खुशी को, अपने अवधे को अपना सक्सेस माना, वो एक काबिले तारीफ बात है। और उसी चीज़ को बनाए रखने के लिए आपने अपना जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू रखा। इस दौरान आपका सबसे ज़्यादा, सबसे दूर तक हाथ किसने थामे रखा? कहते हैं कि एक वो पावर सोर्स था आपके लिए। बिल्कुल, मेरे दोस्त भी बहुत थे, मेरे रिश्तेदार, फैमिली, भाई सब थे। बस एक इंसान ऐसा था लाइफ में ना कि जिसे को बिल्कुल नहीं पता था कि पावर लिफ्टिंग पढ़ाई से क्या होता है। उसे सिर्फ मेरी खुशी दिखती थी, वो थी मेरी माँ। तो उनके लिए ऐसा था कि मम्मी ये करना है कि हाँ तुझे अच्छा लग रहा है तू कर, छोड़ बाकी सबको, तू पापा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, सब कुछ छोड़। तो वो मेरी ना एनर्जी थी, मतलब कि वो थे तो अभी 2 साल पहले वो नहीं रहे। तो ऐसा मतलब उनसे पहले ज़िंदगी बहुत अलग थी और अभी ऐसा लगता है कि अब संघर्ष ज़्यादा बढ़ गया है। पहले एक इंसान था मेरे पीछे, एक दुनिया थी मेरे पीछे कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इनकी गोद में सरक के लेटूंगा, सब शांत हो जाएगा, सब गम भूल जाऊंगा, सारा स्ट्रगल, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब वो जगह नहीं है मेरे लिए, अब तो मुझे खुद को ही संभालना है। 2013 इसी बात पे बहुत ही अहम साल रहा है आपके लिए। आप जी। उस साल में आप अपने पैरों पे खड़े हुए, आपने चलना शुरू किया और कहें तो और भी कई मुश्किलें जो इससे पहले थी थोड़ी कम हो गई होंगी। तो उसके बारे में हमें ज़रा बताओ, वो 2013 जो साल था वो कैसा था? और उस समय आपके माँ का, क्योंकि आप बहुत खुश थे, वो एक कहें तो ज़िंदगी बदलने वाला साल था आपके लिए, तो आपकी माँ के लिए भी वो साल बहुत ही स्पेशल रहा होगा। बिल्कुल, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे सर्जरी कराना है, बट मैं एक रिलेशनशिप में था, उनका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने बोला मेरे को कि अगर हम ऐसा ट्राई करें कि अगर आप सर्जरी करा लो तो खड़े हो सकते हो। तो मैंने कहा यार ठीक है, लाइफ ऐसे कट तो रही है कि मैं हाथों से चलता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया और फिर जब मैंने डिस्कस किया काफ़ी लोगों से, उस टाइम पे मैं 24 साल का था। अच्छा। तो 24 साल में आप मैच्योर हो जाते हो, समझदार हो जाते हो, आपको ज़िंदगी कैसे जीनी आपको पता होता है। मैं अच्छी जॉब कर रहा था, स्पोर्ट्स भी खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट एक लाइफ में ये हुआ कि ना एकदम से कि आप कुछ अलग करना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी एक चैलेंज है, लेकर देखते हैं। तो हमने डॉक्टर से डिस्कस किया तो पता लगा कि मेरे हिप के 2 सर्जरी होने थे, लेफ्ट और राइट, और जिस सर्जरी में 2 से 3 महीने लगेंगे और रेस्ट और रिहैब टोटल मिला के उन्होंने 1 ईयर बेड रेस्ट 1 साल तक बताया था। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कुछ सेविंग्स की। और इसके दौरान आपका ये पावर लिफ्टिंग का जिम चलता रहता था साइड बाय साइड? वो पहले चल रहा था। हाँ। जब सर्जरी हुआ फिर नहीं हुआ, कुछ टाइम रुक गया था। 3 महीने की सर्जरी के बाद मैं घर चला गया और डॉक्टर ने मुझे 1 साल के लिए बोला था। तो जो रिहैबिलिटेशन था, जो एक्सरसाइज मुझे बताई थी, 15 मिनट वहाँ 20 मिनट, मैं वो पूरे दिन करता था घर पे, पूरे दिन करता था। और कंप्लीट 90 डेज के अंदर जो डॉक्टर का 1 साल का अजम्पशन था, मैंने वो 90 डेज में प्रूफ करके दिखाया। और क्रचेस और कैलिपर के सहारे मैंने पहली बार खड़े होके चलना सीखा।
और लाइफ चेंजिंग की बात करूं तो सब लोग मेरे आसपास के जो थे ना, तो मुझे तो बहुत से लोग पहचानते नहीं थे। मैं अपने जब ऑफिस में दोबारा गया तो मैं उनको मॉर्निंग विश करता था, वो देखते थे मॉर्निंग, देखते थे अरे ये कौन था, क्योंकि आवाज गुलफाम की हमेशा नीचे से आती थी। और इस बार जो है वो बिल्कुल लेवल से आ रही है कि गुड मॉर्निंग सर, कि आपसे आंख मिला के हाँ, बात कर रहे आंख से हैं। आंख मिला के। लाइफ बहुत चेंज हो गई कि पहले मैं मूवी नहीं जाता था, मॉल्स वगैरह में जाते हुए हिचकिचाता था, शादी पार्टी अटेंड नहीं करता था, हाथ गंदे हो जाते थे, जो भी कपड़े पहने वो गंदे हो जाते थे, आप बैठ के चल रहे हो। और फिर जब खड़े होके चलना स्टार्ट किया तो बिल्कुल हम वो चीज़ समझ सकते हैं। और उस दौरान आपने एक और तरीके से आपकी ज़िंदगी बदली, आप मॉडलिंग फील्ड में भी एंटर कर गए और आपने कई मतलब मिस्टर इंडिया नाम भी आपने हासिल किया, उसके बारे में हमें बताएं। दरअसल जब मेरा सर्जरी हुआ तो कुछ सालों के लिए मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज के लिए मना कर दिया जी। लेकिन क्या है ना कि आप एक खुरापाती इंसान हो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, बैठोगे नहीं। तो जब पता लगा कि अब जिम नहीं जा सकता हूँ तो फिर ठीक है, एक दिल्ली में कॉन्टेस्ट हो रहा था वॉक विद अ डिफरेंस, तो वो डिफरेंट लोगों के लिए मॉडलिंग रैंप शो था खाली, उसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं था। तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुआ, पहली बार मैंने वॉक किया वहाँ पे। और तो पता लगा कि मेरा फेस जो है वो फोटोजेनिक है और मेरी पर्सनैलिटी ठीक है, मुझे वहाँ पहली बार पता लगा, उससे पहले नहीं पता था मतलब अब वैल्यू एडिशन हो रहा है। हाँ, तो उसी साल मुझे पता लगा कि 2015 में मुंबई में कोई मिस्टर एंड मिस व्हील चेयर इंडिया कॉन्टेस्ट होने वाला था। तो मैंने यहाँ से अपने अच्छे से फोटो वोटो खिंचा के एंट्री भेजी मेल के द्वारा और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। तो बड़ा वो भी चैलेंजिंग था कि दिल्ली से आप जा रहे हो मॉडल बनने, वो भी मुंबई, इतनी बड़ी मुंबई नगरिया भाई, वहाँ तो माया नगरी। हाँ, माया नगरी है। और आप दिल्ली में सीधे साधे स्पोर्ट्स खेला है, थोड़ी बहुत स्टडी की है, एक प्राइवेट जॉब करते हो आप, तो मुंबई जाना बड़ी चीज़ थी। पहली बार मैं गया था मुंबई, तो टिकट कराई, ट्रेन से पहुँचे हम, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। जब तक मैं काफ़ी स्मार्ट हो चुका था, डेवलप हो चुका था, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई थी चीज़ों को लेकर कि ठीक है, मैंने अपनी ड्रेस किसी से डिज़ाइन करवाई, कॉन्टेस्ट में कैसे करूँगा। सोशल मीडिया ने उस टाइम पे मुझे बड़ा हेल्प किया। यूएस की एक डिज़ाइनर थी, और ये 2015 की बात है। हाँ, उस टाइम पे सोशल मीडिया बहुत कम था, सिर्फ फेसबुक हुआ करता था और शायद उस वक्त 2G में लोग का चल रहे थे मेरे पास नोकिया का फ़ोन था, उसमें वो फेसबुक चलाता था मैं। तो वहाँ से मेरी एक फ्रेंड थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने मेरे लिए ड्रेस डिज़ाइन करके वहाँ से भेजा, तो वही ड्रेस पहन के मैंने पार्टिसिपेट किया और 2015 मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया का टाइटल मैंने विन किया। ये जर्नी जुड़ी थी मेरे बचपन से। जब मैंने बचपन में जिम जाना स्टार्ट किया तो सलमान खान को देख के किया था, तो एक ड्रीम ऐसा था अंदर कि यार बड़े होके हीरो बनना है। तो जब बड़े हुए तो पता लगा कि आप तो डिसेबल्ड हो। फिर जैसे तैसे करके आपने पावर लिफ्टिंग में एंटर किया, फिर सर्जरी हो गया और उसके बाद जब आप मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया बने तो ऐसे क्लिक हुआ कि ये तो मेरा बचपन का ड्रीम था, ये तो पूरा हो गया, ये मैंने अपने हर ख्वाब को पूरा किया है। तो ठीक है, चलो मैंने ये कर लिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे रैम शो किए, बहुत सारे टॉक शो किए और 2016 में मुझे चांस मिला व्हीलचेयर डांस करने का। तो मैंने वो भी एक ऐसी हस्ती जिनका नाम मैंने किताबों में पढ़ा था, डॉक्टर सुधा चंद्रा जी। अच्छा जी, बिल्कुल। जो एक पैर से एम्पुटी थी और भारत की पहली क्लासिकल डांसर थी। मतलब मुलाकात भी ऐसी हुई कि सेम आर्टिस्ट की तरह, तो बड़े सौभाग्य की बात थी। 2016 में मैंने फिर स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरा पावर लिफ्टिंग मैं नहीं कर सकता था उस टाइम पे, तो मैंने ताइक्वांडो किया, व्हीलचेयर रेस किया, एथलेटिक किया, डिफरेंट गेम में, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो मुझे जिंदा रहना था। हाँ। तो मैं दूसरे स्पोर्ट्स करता रहा और वहाँ भी साइड बाय साइड बाकी चीजें चलती रही। हाँ, वो चलती रही। इंतजार कर रहा था कि कब मैं डेवलप होऊंगा दोबारा से फिजिकली, और मैं 2-3 साल तक मैं जब भी वर्कआउट करता था बीच बीच में, क्योंकि मैं चले जाता था जिम, तो पेन होता था, तो फिर डिस्कस करता था तो वो मना कर देते कि अभी नहीं करो। तो अब जैसे कि अभी आपने बताया आप मॉडलिंग भी करते थे और कई चीज़ें आप करते भी हैं, लेकिन पावर लिफ्टिंग जो है वो आपका वो मेन है, आप इसी नाम से जाना चाहते हैं कि मैं एक पैरा पावर लिफ्टर हूँ। तो आज जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं, आप कई शोज़ पे भी आए हैं, ब्रॉडकास्टिंग शोज़ पे भी आए हैं, तो जब आपके घर वाले, जब आपके पेरेंट्स इन चीज़ों को देखते होंगे, जब पिता आपको देखते होंगे, तो क्या आज भी वो सैलरी स्लिप मांगते हैं?
नहीं नहीं, अभी पूरे पिता नहीं, पूरे ख़ानदान परिवार में जो है मैं एक आइडल हूँ उनके लिए, और वो बहुत प्यार करते हैं। अब जो डिसेबल्ड एक बंदा, फिजिकल चैलेंज बंदा, विकलांग बंदा जो घर में पैदा हुआ था, वो पूरे ख़ानदान की पहचान बन गया है। तो बड़े प्राउड से मेरी वीडियोस सबको दिखाते हैं एक दूसरे से, मेरे चाचा या मेरे कज़न ब्रदर। तो अब किसी को मतलब शायद अगर मैं पावर लिफ्टिंग में या अपने स्पोर्ट्स जर्नी में नहीं आता इसमें, तो मुझे वो लोग नहीं जानते। और यही होता कि मेरी लाइफ भी ऐसी होती कि मैं कोई फिर सिलाई विलाई का काम कर रहा होता। डिसेबल तो मैं फिजिकली था, लेकिन मेंटली जो मेरी एबिलिटी थी, मैंने हमेशा उसी पे काम किया और कभी खुद को रुकने नहीं दिया। क्योंकि पैरों से ठीक है, आप पैरों से नहीं चल सकते, लेकिन ज़िंदगी का जो सफ़र है वो तो आप मत रुकने दीजिए ना। वो जितना खूबसूरत हो गए, और जितने भी मैंने टास्क किए, चाहे वो मॉडलिंग हो या डांसिंग हो या पावर लिफ्टिंग हो, मैंने हमेशा ये सोच के पार्टिसिपेट नहीं किया कि मुझे सिर्फ जीतना है। जी बिल्कुल। मैं कभी भी ना, कहीं भी किसी भी टास्क में कभी हारता नहीं था। मैं अपने आप को प्रिपेयर करता था, या तो मैं सीखूंगा या तो मैं जीतूंगा। तो या तो मैं हमेशा, ऊपर वाले ने मुझे कई जगह पे सिखाया भी, लेकिन कहीं भी हराया नहीं आज तक। और मैं ये खुद से, मेरा वादा है कि कभी खुद को नहीं हारने दूंगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप कभी खुद हारे नहीं, इसका कारण यही है कि आप हमेशा मन से बहुत ही स्ट्रांग रहें। तन से आपको कभी कमज़ोरी या कुछ भी एहसास हुआ हो, लेकिन आपका मन हमेशा अडिग रहा, और आपने जो मंजिल चुनी थी उस पर आप बिना झिझके चलते रहे। गुलफाम, अंत में इस वीडियो के मैं चाहूँगी कि आप कोई भी एक मैसेज जो हमारे व्यूवर को आज देना चाहते हो, क्योंकि आज का वक्त जो है, कई हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस हैं और कई एक्सक्यूजेज हैं, उसके बावजूद भी अपना एक नाम बना लेना, और ऐसे जगह में जहाँ हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है, शांत मन से चुपचाप अपना एक नाम आसमान में दर्ज कर लेना, ये एक बड़ी बात होती है। और आपने वो नाम दर्ज किया है। नहीं, बस कोशिश है, और वो कोशिश हम सबको दिख रही है। तो हम अंत में चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि वो हर किसी पे अप्लाई होती है, कि हम लाइफ में ना बहुत जगह फॉल करते हैं, बहुत जगह गिरते हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन हो, रिलेशनशिप हो, या आपका बिजनेस हो, या कोई भी चीज़ हो, हम गिरते हैं। बहुत लोग होता है, और ज़्यादातर हमारे उस टाइम पे, उस सिचुएशन में हमारे सपोर्टर होते हैं फैमिली के। एक नॉर्मल सी बात सोच के चलिए, कोई फिजिकल चैलेंज कोई जा रहा है, या कोई एक बच्चा भी चल रहा है, वो गिर जाए, और उसका भाई या दोस्त बड़ा आके उसका हाथ उठा के उसे खड़ा कर दे और बोले कि नहीं तू मत चल, तुझे पानी पीना है तो मैं तुझे दूंगा। तो ये बहुत गलत करते हैं हम। जो हमारा जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो बहुत गलत है, कि अगर कोई गिर रहा है तो वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से गिर रहा है। अगर आपने उसे सपोर्ट दे दिया तो आपने उसकी डिसेबिलिटी को दोबारा से उठा दिया, उसको फिर डिसेबल्ड बना दिया। बिल्कुल। बट मैं ये कहता हूं कि अगर कोई गिर रहा है तो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से गिरा, राइट है। हम अपनी कमियों की वजह से गिरते हैं, कई बार होता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस, रिलेशनशिप या स्पोर्ट्स, कुछ भी, पढ़ाई। लेकिन जब हम उससे उठते हैं ना गिर के, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह से उठते हैं। तो जितनी बार हम गिरेंगे हमारी डिसेबिलिटी गिरेगी, और बार बार हमारी एबिलिटी निखर कर आएगी। तो जब भी लाइफ में गिरे ना, तो ये सोच के रहो कि अब मेरी एबिलिटी काम करेगी। वाह। तो हमेशा अपनी डिसेबिलिटी में से एबिलिटी को फाइंड करना ही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ओके, ये बहुत ही एक बेहतरीन मैसेज था हमारे यूथ के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर इस चीज़ को देख रहे हैं, गुलफाम की कही बातों को वो अपने जहन में उतारेंगे, और बेशक अगर वो इसे अपने जहन में उतारे तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपना भी मुकाम हासिल करेंगे, जैसे कि गुलफाम ने किया है। गुलफाम, हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो उड़ान आपने शुरू की है कई साल पहले, वो कई साल तक चलती रहे। थैंक यू सो मच ख्वाहिशों की उड़ान में हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।